जी, श्री नरेंद्र परिहार। नमस्कार सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी, जी। पहले तो मैं आभासी दुनिया के इस यथार्थ मंच को, उसकी अध्यक्षता कर रही हैं हमारी सरोजनी प्रीतम जी, हमारे शशि जी, और अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे आथर्स गिल्ड के कन्वीनर अवस्थी जी। सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं मैं अहिल्या मिश्रा जी को, बड़ी दीदी को। आज किताब पढ़ने का, मैं तो इनसे जब से परिचित हुआ हूं तो मैं इनकी ज़िंदगी में तो झांकता हूं, मैं लगभग सभी की ज़िंदगियों में झांकता हूं। झांकते हुए कभी मैं उनका वर्णन नहीं करता हूं भले, पर कोशिश करता हूं कि अपने तरीके से उनको समझने की कोशिश करूं। मैंने तो इनकी ज़िंदगी को जहां देखा, तो उसको देखने के बाद में मैंने सोचा कि दरकती दीवारों से झांकती ज़िंदगी में और क्या होगा नया। इनकी वही ज़िंदगी होगी जो मैंने देखी है, या कुछ और नवीनता लिए होंगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहली बात तो ये कर दूं, मैं सभी मित्रों को नमन करते हुए कह दूं कि मैं कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, तो हो सकता है मुझसे कुछ बातें इधर उधर बहक जाएं, चली जाएं, परंतु मैं अपने अनुभव से जो है सीखा है मैंने इस हिंदी साहित्य में, उसको आपके बीच में लाऊंगा। सबसे पहले यहाँ कहा गया आत्मकथात्मक उपन्यास है, आत्मकथा है कि उपन्यास है कि नहीं है, तो मैं ये कहूँगा करके कि दरकती दीवारों से झांकती जिंदगी में 5 चीजें हैं। एक है दरकती, दूसरी है दीवारें, तीसरी है से, और चौथी है झांकती, और पांचवी है जिंदगी। आखिर हम जिंदगी तो जीते हैं ना। अब जिंदगी में दरकती क्या है, तो मैं सबसे पहले कह दूं कि मैं जो मानता हूं कि अहिल्या मिश्रा जी का, हमारी बड़ी दीदी का, ये प्रथम आत्मकथा मैं मान लूंगा, जहां इन्होंने संस्कारों से टूटती हुई जिंदगी, भारतीय परिवेश को टूटते हुए बिखरते हुए जो देखा, उस संस्कारों के दरकते जीवन को जो इन्होंने महसूस किया, और वो संस्कार कहाँ से आए। देखिए, कोई भी साहित्यकार या राइटर या जब अपने जीवन को लिखता है, अगर अपने मूल को ना ढूंढने की कोशिश करे, तो मैं सोचता हूं कि वह अधूरा है। सबसे पहले डॉक्टर अहिल्या जी पहुंचती कहाँ पे हैं, तो बैतूल पहुंच जाती हैं, जहां उनका मूल निवास, वो खोज लेती हैं कि हम कहाँ से आए, कहाँ तक आए। निश्चित तौर पर जिंदगी के इस दौर में उन्होंने बैतूल से लेकर अपने जो गांव, उन्होंने सागरपुर, ऐसा कुछ शायद गांव का नाम है, जो यानी दरभंगा के पास में वहीं में है, वहां तक ले जाती हैं, और फिर कलकत्ता, बनारस होते हुए हैदराबाद तक का एक सफर है। यहाँ उन्होंने अपने उन संस्कारों को, जो हमारे सबसे पहले प्रथम वक्ता, जो बहुत बड़े प्रोफेसर भी हैं, अरोड़ा जी ने जो कहा कि उन्होंने बहुत वर्णात्मक, इन्हें अपने जितने भी स्तंभ हैं, कहेंगे संस्कारों के स्तंभ, जो हमारे छठ पूजा से लेके विभिन्न प्रकार के हर महीने, हर पाक्षिकों में हमारे धर्म के और संस्कारों के जो हम लोग आहुतियां देते हैं, और कई प्रकार की चीजों को हम यानी ये करते हैं वहाँ के, और इनको करती कौन है, नारियां करती है ना। परिवार करता है, उसके साथ जुड़ता है, और नारियों से ही परिवार बनता है। तब जाके यानी अहिल्या जी ने भी वहाँ पे बहुत अच्छे वर्णन किए, जैसे सबने कहा कि मैं उसको नहीं कहूंगा कि छठ का अच्छा वर्णन किया, इसका वर्णन किया, वही तो कहना चाहती है। पहले क्या झांक रही है वो, यानी ये दरकते हुए संस्कारों में झांक रही हैं, वो कह रही हैं कि क्या थे हमारे संस्कार। वो उन चीजों को खोज कर लाती हैं, अपने सनातन परंपराओं को खोज कर लाती हैं, और उनकी दीवारें, उनके वो हर दीवार, दीवार कब आ जाती है, दीवार तब आ जाती है जब वो देखती हैं कि हम आत्मा से, अपनी आत्मकथ्य क्या होता है, अपनी आत्मा में जब हम जिसको सोचते हैं, विचार करते हैं, जब उसको प्रस्तुत करने लगते हैं, तो वहां एक दीवार खड़ी नजर आती है। वो सोचती है दीवार कि ये करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तब वहां पे उनकी वो झांकना शुरू कर दी। झांकना ही तो एक आत्मबल है, यही तो एक महत्वपूर्ण है उस नारी का, जहां नारी अपने संस्कारों को तोड़कर उस जिंदगी में झांकने की कोशिश करती है, जहां कहती है कि मैं तो खड़ी हूं, मैं तो खड़ी होंगी। और यहाँ मैं अहिल्या जी को बिल्कुल 100 में से 100 नंबर दूंगा, जहां वो खड़ी होकर बिल्कुल एक दबंग चरित्र के रूप में हमारे सामने आती हैं। उन्होंने संस्कार से, कहीं किसी ने कहा कि उन्होंने मतलब पुरुषीय उसमें में दब जाती हैं या दब गई जब विवाह हो गया। मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता
तो वो यानी गांव से निकलकर बनारस जब आती हैं, बनारस में किसी मित्र के, अपने पति के मित्र के पास, वहां से जब आती हैं तो अपने पति के अपने संस्कारों में रहकर, क्योंकि संस्कारों की तो झांक रही है ना, संस्कारों में तो वो झांक रही है ना, संस्कारों की टूटती दीवारों को देख रही है ना, अखंड परिवार को टूटते हुए अपनी आंखों से देख रही है गाँव के अंदर। वहां दादा दादा से दिए गए परिधान को, हाँ वो जरूर मैं बाद में बात करूंगा कि पुरुष का परिधान पहनाया गया उनको, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। तो जब ये झांक रही हैं, वो देख रही हैं, उस स्थिति में वो कहती हैं हैदराबाद जाओ, हैदराबाद चलो। ये क्या है? आखिर ये एक वो दबंग चरित्र का एक रूप ही तो है, जहां वो पुरुष की किसी बात को सहजता से नारी होने के नाते स्वीकार नहीं कर लेती, बल्कि एक एहसास दिलाती हैं कि जिंदगी जीने के लिए और भी कई रास्ते हैं जहां जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और वहां वो उनको ले जाती हैं। और हैदराबाद में फिर उनका, जैसे हमारे प्रणव जी ने कहा, सही में दूसरा खंड उनकी जिंदगी का शुरू होता है। और हम उसी खंड से, हम तो हैदराबाद से उनसे परिचित हुए, उनके हैदराबाद से क्या, उनके रोबदार आवाज और दबंग चरित्र के हम लोग, यानी हम तो कम से कम उसकी गवाही देते हैं कि हमने देखा है। अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें ले जाऊंगा कि कहीं अहिल्या जी अर्ह्य की ल्या, यानी ये अपने वर्णन करती हैं, यानी देखिए अपने उन पुराने संस्कारों में ढूंढ लेती हैं, इसका नाम का अर्थ ढूंढती हैं कि क्या है अहिल्या। अर्ह्य की ल्या यानी अर्ह्य प्रदेश की ल्या यानी पुत्री, और फिर वहीं अही के साथ में वो नाग की वंशज भी बन जाती हैं। तो दोनों में ही आता है, एक जगह पुत्री करके वो खड़ी होती है जहाँ स्त्री रूप है, और जहाँ नागवंशी बनना चाहती है, नाग के रूप में आना चाहती है, नाग के भूमि से आना चाहती हैं, तो वहां वो डसने को भी तैयार है लोगों को। और ऐसे चरित्र उनके कई बार हुए, उन्होंने कंडक्टर को बस को लेके गए, पिटाई करी वगैरह। मैं उन चीजों का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि कई लोग बोल चुके हैं, उनका वो दबंग कैरेक्टर तो है ही। हाँ, परंतु इन सब चीजों के बीच में मैं एक और बात को यहाँ लेके आना चाहता हूँ, पुरुषी वेश। इनके दादा ने पुरुषी वेश दिया, तो यहाँ पे मुझे यानी पाठक होने के नाते तो मैं सहज ले लूंगा कि ठीक है, यहाँ से पुरुषी वेश लिया, ठीक है, इनमें दबंग कैरेक्टर आ गया होगा। और समीक्षक होने के नाते मैं यहाँ एक महसूस करता हूँ, क्या अहिल्या जी इतना दबंग कैरेक्टर होने का, दरकती दीवारों से झांकती जिंदगी में जब अपनी झांकती है, भले संस्कारों में झांकती हुई जिंदगी का मैं पहला उपन्यास मानूंगा इनको। मैं चाहता हूँ कि इनके और आगे कई खंड आए जहां वो अपने आत्मकथ्य को, अपनी चीजों को प्रस्तुत करें। उसका पहला मैं एक इशारा भर कर रहा हूं कि यहाँ मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो ये सोचती हैं कि पुरुषी व्यक्तिमत्व बनकर ही हम दबंग बन सकते हैं? नहीं, आप स्त्री रहकर भी दबंग बन सकते हैं। तो वहां पे स्त्री के रूप में रहना कोई गलत तो नहीं है ना, उसमें पुरुष की खोज करना, पुरुष की खोज करके वहां खड़े करना अपने आप को, और ये कहना कि मैंने, दादाजी ने हमें पहनाया और उसका कैरेक्टर के आगे भी लेके गए, आपने बुआ के माध्यम से पुरानी कहानियों को भी पकड़ा, अपने पुराने बचपन को भी आपने अपने परिवार के लोगों के दृश्यों को लिया। हाँ, उसमें एक थोड़ी सी कमी मैं महसूस करता हूँ कि उन दृश्यों को लेते वक्त आपने संस्कारों की, उनकी पूजा पाठ और इन विधियों को तो बहुत अच्छे वर्णन किया, पर वहां पे आपने विश्लेषणात्मक रूप से कि इनके अंदर क्या सुझाव के रूप में भी कहूँ कहूँ कि कुछ जरूरी था कि कुछ परिवर्तन हो, या जरूरी है कि अनावश्यक चीजें उसके अंदर हैं, इन चीजों को भी करके विश्लेषणात्मक ले आते, और तो शायद वो आपके दूसरे पार्ट में आएगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप बहुत लिखती हैं और काफी कुछ लिखा है आपने और लिखती भी रहेंगी। तो उन चीजों को भी अगर आप लाएंगे तो और अच्छा, यानी खुलकर हमारे जो संस्कार हैं जिनको झांकना चाहते थे आप, वो भी आएगा। अब रही बात, इनके दूसरे पार्ट में आ जाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, अवस्थी जी ज्यादा नहीं लूंगा समय। मैं आता हूँ कि दरकती, यानी दरकती क्या चीज है? पारिवारिक रिलेशन, रोजगार, आर्थिक स्थितियां, संस्कार, इन सबके दरकते हुए चीजों को, ये बैतूल से लेकर सागरपुर तक के बीच में जो स्थान है हमारा भारतवर्ष है, जहाँ कई प्रकार की, हर 100 किलोमीटर में पानी बदलता है कहते हैं, हर भाषा बदलती है जब चलता है, ऐसी स्थितियों में सबको समेटते हुए, सबको जीते हुए, ये उसके अंदर उनके दरकते हुए सिस्टम को, दरकते हुए चिन्हों को पकड़ने की कोशिश करती हैं। और दीवारें क्या है? दीवारें हैं, स्त्री हैं, पुरुष है, ये बनकर सब चीजों के, रोजगार, धार्मिक संस्कार, पत्नी होने का भाव, यानी माँ होने का भाव, बाहर की स्त्री होने का भाव, ये कई लेके आती है। क्योंकि उन्होंने एक जगह और भी यानी वर्णन किया है करके कि जब, यानी वहां नारी होने का भाव कहाँ एक और जगह जागृत होता है,
जब आखिरी चैप्टर में शायद वो कि ये जाके यानी वो एक कोई व्यक्ति जो है ये किसी से बात करती हैं तो वो जाके यानी उसका जिक्र कर देता है इनके पति के पास। यहाँ पे मुझे यानी पति का ये पूछना, तो यहाँ महसूस लगता है मेरे को कि अहिल्या जी ने वहाँ अपने अपने आप को शायद अभी खोला नहीं है, खोलने में थोड़ा-सा संकुचित रही हैं कि वो एक भाव जब पुरुष को इतने साल ज़िंदगी जीने के बाद में भी कहीं पुरुष का एक संकुचितपना उसको वो खोल नहीं सकी हैं कि यानी वो इतने संकुचित कैसे हुए कि वो आपसे पूछ लेते हैं। और फिर पूछने के बाद में आप नारी होने का जो अपना चरित्र का आपने अपने आप को रखा था, अपने चरित्रवान स्त्री होने के नाते आप वहाँ जाती हैं, उनको पिटाई करती हैं और पूछती हैं, "तुमने तो देखा था ना किसके साथ में हम लोग इतनी ज़िंदगी गुज़ारे हैं, तू तो उनको पहचानता था, फिर तुमने ये क्यों नहीं बताया?" तो यहाँ होने का मेरे को लगता है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री के अंदर जो एक भाव है हमेशा कि अपना प्रमाण देना, अपने प्रमाण को सीता जैसे प्रमाण देने की कोशिश, हर जगह प्रमाण देने की कोशिश क्यों करना चाहिए नारी ने? अब नारी हमारे देश की क्या, भारत की क्या, विश्व की नारी जो है, वो बहुत खुलकर अब जीवन जीती है। वो आज किसी के हाँ, किसी के उसमें दबी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पे भी अहिल्या जी को और खुलकर लाना है। मैं सोचता हूँ कि वो चैप्टर बहुत आखिरी में लेके गई हैं, तो ज़िंदगी के वो भाव, उन पक्षों को भी आपने और खुलकर रखना चाहिए हमारे बीच में कि जहाँ से और तीसरी चीज़ मैं सोचता हूँ कि एक पाठक होने के नाते कि ये सोचूँ कि मैं अरे दरकती दीवारों से झाँकती ज़िंदगी में क्यों पढ़ना चाहूँ? मुझे क्या लगा कि मैं आपके बीच में क्या महसूस करूँ कि मैं आपको पढ़ने की कोशिश करूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि एक पाठक होने के नाते ज़रूर कहूँगा करके कि एक व्यक्ति के जीवन में जब वो लिखता है, वो साहित्यकार है, उसका नाम है, एक विख्यात नाम है, जब उसकी अपनी एक वहाँ पे जैसे आपके तो यानी हैदराबाद में एक अपनी अहमियत है, एक शख्सियत हैं आप। तो ऐसी और जहाँ आपने हर चीज़ को आपने जब मॉरिशस गई तो आपने उसको भी जिया, यानी मतलब आप हर चीज़ को जो एक भावना रहती है स्त्री की, पुरुष की, हर व्यक्ति की रहती है, तो उसको भी आपने अच्छी से जिया है। ऐसी स्थिति के अंदर आपने जो प्रस्तुतियाँ की हैं, तो वो 2 लोगों का मार्गदर्शक बनती हैं। आपके जीवन के कई पहलू आपने लाए हैं, जिसको मैं कहूँगा कि आत्मकथा भी है, वो आपका उपन्यास भी कह कह सकते हैं कि आत्मकथात्मक उपन्यास की मैं सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से ही सिर्फ़ इस समय झाँकती हुई दीवारों को देख रहा हूँ मैं आपको। आपकी आत्मिक दृष्टि से, आत्मा के साथ आपके ऐसे कई और पहलू हैं, जो शायद उसको मैं चाहता हूँ कि जानता हूँ कि कई जगह कई पहलू खोलने के लिए संस्कारों की मर्यादाएँ होती हैं, परिवार की मर्यादाएँ होती हैं, जो कहीं विखंडन या कई बातें प्रश्न खड़ी कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में मर्यादाओं में रहकर हम कई चीज़ें व्यक्त कर सकते हैं। मैं रशीदी टिकट अमृता प्रीतम की भी बात करता हूँ, कई बार कि खुलकर आता है, सामने आता है, तो निश्चित तौर पर अमृता प्रीतम जिस शख्सियत को लेकर खोलती हैं, वो लोग भी अपने आप में एक शख्सियत थे। शायद इसलिए खोलती हैं, हो सकता है वो ना भी खोलती, अगर वो उस चीज़ को नहीं जीती होती। ऐसी अब मैं से की भावना से आ गया, तीसरा से था, से में था मैंने कि भई आपको इन चीज़ों को जोड़ते हुए नज़र आते हैं। यानी से क्या है? जोड़ते हुए डालें और झाँकती क्या है? झाँकती मतलब झाँकना ही तो है आपका वो दबंग कैरेक्टर जो अपने चोले को, अपने पहनावे को उतारता है और कहता नहीं, मुझे तो अब देखना ही होगा कि ये दीवारें क्यों दरक रही हैं। यहाँ पे और ज़िंदगी आखिरी जो वर्णन है, आप इसके बाद में लूँगा कि हमारे अवस्थी जी भी थोड़ा-सा इशारा-विशारा भी कर रहे हैं कि झाँकती क्या है? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी तो हर व्यक्ति की अपनी है ना और भारतीय जी सनातन परंपरा में माना जाता है कि हम चोला बदल लेते हैं। मैं तो नहीं बदलूँगा चोला पर कई लोग मानते हैं उस चीज़ को तो वो चोला बदलेंगे ज़रूर। तो वो चोला बदल लेते हैं। तो ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़िंदगी में क्या कवच मुझे मिला है उसको लेके हम चलते हैं और आत्मा को हम परिष्कृत करते रहते हैं। मैं निश्चित चाहूँगा कि अहिल्या जी मैं आपको पहले बधाई दे दूँ। मैं बड़ी दीदी होने के नाते कि आपने बहुत अच्छी दरकती दीवारों से झाँकती ज़िंदगी लिखी कि इसको पढ़ने पे जब मैं बैठा, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे 3-4 दिन में पढ़ना होगा। पर मैं आपको सच्ची और ईमानदारी से बताता हूँ कि एक ही बैठक की यानी मेरी पढ़ाई हो गई। पहले मैंने ऊपरी तौर पर मैंने पर्चों को देखा था। फिर बाद में मैंने उसको जब पढ़ना शुरू किया कि भाई बोलना है तो कुछ समझना तो पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर, तो मैं पढ़ता ही चला गया। हाँ, आपको मैं फिर से कहूँगा कि आपने इसमें दरअसल हज़ारों की ज़िंदगी हमारे भारतीय परिवेश मानस के अंदर जो बिहार साइड और उस साइड बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं पर्व और अपने इसमें राजस्थान साइड भी जो मनाए जाते हैं पर्व, हर दिन पर्व मनाए जाते हैं। उनको आपने बहुत सुंदर ढंग से इसके बीच में प्रस्तुत किया है। उनके दरकते तेवरों को जो आपने अगर जो दिखाया अगर उसको उस रूप में जब आदमी कोई पढ़ेगा, पाठक पढ़ेगा
और देखेगा उस रूप में मनाए नहीं जाते, तो वो निश्चित तौर पर अब उनसे प्रश्न करेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे जैसे अहिल्या जी ने लिखा है पर्व ऐसे मनाए जाते हैं। ये आपकी झाँकती दीवारों की मैं इस चीज़ का श्रेय दूँगा कि आपने उसको हमारे बीच अच्छी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और रही बात ज़िंदगी जो भी आपने जी है पूरे जीवन में, उसको अभी नहीं खोला है, उसको खोलिएगा, ये ऐसा मेरा निवेदन है। और अगले आत्मकथा हम आत्मकथात्मक उपन्यास में नहीं जाएँगे, हम 1-2 और उपन्यास भले आप लिख लीजिए, उपन्यास के रूप में भले, पर अंतिम जब चाहेंगे तो उसमें आत्मकथा आपकी हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। और जिससे लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिले। ऐसे चीज़ों के साथ में आपको बधाई देते हुए, आपको अवस्थी जी ने मुझे थोड़ा वक़्त दिया, उनको धन्यवाद देते हुए मैं आप प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मुझे विश्वास है कि अहिल्या जी को भी बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने आपके ऊपर 2 ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं। एक तो आपको आगे लिखना है, नंबर 1, और नंबर 2 कि वो चाहे नारी विमर्श है, चाहे वो नारी दर्शन है, चाहे वो भारतीय दर्शन है, कोई भी संदर्भ हो, उसमें आपको नारी और पुरुष, इनके जो गुण हैं, इनको पुनर्परिभाषित करना है, उनको समझाना है कि आपके हिसाब से वो क्या है। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि नारी एक ही खास ढंग से काम करे, या यदि वो पुरुष के रूप में काम करने लग जाती है तो उसको अलग ढंग से देखा जाता है। तो शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं है, कुछ परिहार जी ने जो इशारा किया था। अब